हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 471 से शुरू करेंगे। ये जो पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 950 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेगी किन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर। और दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो अकाउंटेंसी के, वो भी आपको किन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर मिल जाएंगे, जिसमें 500 क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद एनालिसिस वीडियोज़। तो आप उन क्वेश्चंस को वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 471। इसमें से कौन सा है जो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझो कि एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर जो हम एक्सपेंस दिखाते हैं, ये वो एक्सपेंस हैं जो हमें हर हाल में पे करने हैं। हम प्रॉफिट में हैं तब भी हमें पे करने हैं, हम लॉस में हैं तब भी पे करने हैं। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो हमें हर हाल में पे करना है, चाहे हम प्रॉफिट में हैं चाहे लॉस में हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ऐसे खर्चे जो पार्टनर्स को फॉर एग्जांपल पेमेंट करनी है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है, या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वो खर्चे हैं दोस्तों जो हमें तब पे करने हैं जब हमें प्रॉफिट होगा। इसलिए इसे कहा जाता है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपली याद रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वो खर्चे दिखाते हैं जो हमें तब पे करने हैं जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हमें पे नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर की सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और अगर हमें प्रॉफिट नहीं है तो ना हम पार्टनर्स की सैलरी देंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ऐसे खर्चे जो हमें तब देने हैं जब प्रॉफिट होगा, ऐसे सारे खर्चे हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो इसमें से कौन सा है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन नहीं है, इट इज़ एन एक्सपेंस जो हमें हर हाल में पे करना है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो दोस्तों ये जो कैपिटल पे, पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये हमें तब देना है जब हमें प्रॉफिट होगा। लॉस है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अनलेस अदरवाइज इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अदरवाइज ये कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, ये कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये हमारा राइट आंसर भी है। सैलरी टू मैनेजर, अगेन ये एक्सपेंस है, कहाँ दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। रेंट भी कहाँ दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये सारे एक्सपेंस हैं, लेकिन पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है उनकी कैपिटल पे, वो एक एप्रोप्रिएशन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बैलेंस शीट डिस्क्लोजेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जो बैलेंस शीट है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करती है फॉर ए गिवन पीरियड, बी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, सी ऑन सर्टेन फिक्स डेट, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो बैलेंस शीट होती है गिवन पीरियड के लिए नहीं, बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है वो उस पर्टिकुलर डेट के लिए करती है जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो नॉट फॉर ए गिवन पीरियड। अगर मान लो हम 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 31 मार्च की हैं, ना कि पूरे साल की। सो नॉट फॉर गिवन पीरियड, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। येस, ऑफ कोर्स, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो 31 मार्च हो, 31 दिसंबर हो, या जो भी हो, उस टाइम पे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को शो करती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ऑन ए सर्टेन फिक्स डेट, दोस्तों फिक्स डेट इसकी फिक्स नहीं होती। बैलेंस शीट आप अपनी मर्जी से क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कभी भी बना सकते हो। 31 मार्च को बना सकते हो, 31 दिसंबर को बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स डेट को ही बनाई जाए। सो आंसर विल बी बी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 473, प्रॉपर्टीज, आइटम्स एंड रिसीवेबल विद सर्टेन वैल्यू दैट आर ओन बाय बिजनेस आर कॉल्ड। अगर किसी बिजनेस के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइटम्स हैं या रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल मतलब वो पैसा जो हमें फ्यूचर में रिसीव करना है, जिनकी कुछ वैल्यू है, या कुछ ऐसी चीज़ जिनकी कुछ वैल्यू है, और वो जो बिज़नेस है उसकी खुद की हैं, ओन बाय बिजनेस यानी बिजनेस की खुद की हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आप सबको पता है कि उनको हम बोलते हैं एसेट्स। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है।
डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज़ रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें से कौन सी सेक्शन है जो रेजिडेंशियल स्टेटस को एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है? तो वो है दोस्तों सेक्शन 6। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 475। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग? दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस आप सबको याद होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है आइडेंटिफाई करना, दूसरा क्या होता है मेजर करना, तीसरा क्या होता है रिकॉर्डिंग, चौथा क्या होता है क्लासिफिकेशन, फिर क्या होता है समराइजिंग। ठीक है, तो समराइजिंग के अंदर मैंने आपको बताया था हम 3 चीज़ें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में हम क्या बनाते हैं इसके अंदर बैलेंस शीट। तो समराइजिंग के अंदर हम क्या बनाते हैं ये तीनों चीज़ें। तो क्वेश्चन क्या था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग? दैट इज समराइजिंग। ए इज द राइट आंसर। चलिए जी रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, जर्नल जो है या जर्नल एंट्रीज जो है वो बनाते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फिलहाल इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 476। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज़? इसमें से टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए सबसे रेलिवेंट या सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको टैक्स लगाने से मतलब है, और टैक्स हमेशा वो अपने किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट पे लगाते हैं। सो जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डी है, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो टैक्स लगाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द टर्म सेल इज़ यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश एंड इज़ नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ डैश। वर्ड जो सेल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वर्ड सेल यूज़ किया जाता है किसके लिए? गुड्स के लिए। एंड इज़ नेवर यूज फॉर सेल ऑफ किसके लिए नहीं यूज़ किया जाता है? दैट इज़ एसेट्स। सो दी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं, गुड्स का मतलब वो चीज़ जिसमें आप डील कर रहे हो, तो जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो अगर आप वो चीज़ बेच रहे हो तो उसको हम सेल्स बोलेंगे। और जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो उसको छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ आप बेचोगे उसको हम बोलेंगे एसेट्स। सो सेल वर्ड यूज़ किया जाता है गुड्स के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? दैट इज़ एसेट। चलिए नेक्स्ट। द अमाउंट ऑफ 1000 पेड टू ट्रांसपोर्ट कंपनी टू सेंड ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू। हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1000 रुपया दिया किसके लिए? मशीन को भेजने के लिए। उस केस में हम किसको डेबिट करेंगे? देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मशीन खरीद रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो भी खर्च आएगा, फॉर एग्जांपल मशीन है जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो रही है, इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, बाकी जितनी भी तरह का खर्च है, अगर हमने किसी दिन एसेट ख़रीदा और उस पर ये खर्च आ गया तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसलिए उस केस में हम उस एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं करते, उस एसेट के अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। अगर मान लो मैंने एक मशीन सपोज़ करो कि 1 लाख की ख़रीदी और उसकी इंस्टॉलेशन पे या ट्रांसपोर्टेशन पे मान लो 20,000 का खर्च आ गया, तो मेरी कुल कॉस्ट हो गई 1,20,000। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन का खर्च है इसको अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मैं जब भी इसको रिकॉर्ड करूँगा मशीनरी अकाउंट में ही रिकॉर्ड करूँगा। यानी अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊँगा तो मशीनरी अकाउंट टू कैश बनाऊँगा, जिसमें मैं टोटल वैल्यू 1,20,000 दिखा दूँगा। क्यों? सिंपली याद रखो कि किसी भी फिक्स एसेट के ख़रीदने पर अगर कोई खर्च आएगा वो खर्च भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब उस केस में आपने उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करना है, ना कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को। तो यहाँ पर भी आपका आंसर रहेगा सी, मशीन अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं फॉर ए सर्टेन गिवन पीरियड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन फिक्स्ड डेट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक गिवन पीरियड के लिए बनता है। आप
क्वार्टरली बना सकते हो, हाफ ईयरली बना सकते हो, जनरली ईयरली बनाते हैं। तो एक गिवन पीरियड के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। तो इस एक साल के अंदर जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, परचेज़ की, सेल की, इनकम एक्सपेंस की, वो सारी की सारी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे एक साल की। तो ये गिवन पीरियड के लिए बनता है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलिए दोस्तों, और ना ही किसी फिक्स डेट पे। क्वेश्चन नंबर 480, ए ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स। ट्रायल बैलेंस किस चीज़ के लिए हमें फैसिलिटेट करता है या हमारी हेल्प करता है? इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, बी द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली, सी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डी द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम अपने कौन से अकाउंट बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों फाइनल अकाउंट्स में आते हैं। तो एक ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है अपने फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने में। सी इज़ द राइट आंसर। एक कॉलमनर कैश बुक रिकॉर्ड्स, एक कॉलमनर कैश बुक, कॉलमनर मतलब जिसमें कॉलम बनाए होते हैं इस तरह से, क्या रिकॉर्ड करती है? ऑल कैश ट्रांजैक्शन, यस कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, बट कॉलमनर कैश बुक कैश के अलावा भी बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करती है। तो बी में लिखा है बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, यस, लेकिन लिखा है एक्सेप्टिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट को छोड़कर। सी ऑल कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्टिंग कैश परचेज एंड सेल्स, सारी कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश परचेज और सेल को छोड़कर, गलत है। बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिस्काउंट, जी हाँ, एक कॉलमनर कैश बुक कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, इसलिए आंसर रहेगा डी, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज इट नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक, ग्रीन नहीं है, क्रेडिट। कब हमें ज़रूरी होता है कि ट्रांजैक्शन को हम डेबिट क्रेडिट में एनालाइज करें? सिंपल सी बात है, जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तब हमें ज़रूरी होता है कि किस ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट करना है, किस चीज़ को हमें डेबिट करना है और किस चीज़ को हमें क्रेडिट। सो व्हेन जर्नलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 483, सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट ऑन क्रेडिट एट ए प्राइस ग्रेटर देन द रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन डाउज नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू है वुड। अगर हमने कोई एसेट बेचा एट ए प्राइस ग्रेटर देन रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू बची। तो मान लो अगर किसी एसेट की वैल्यू 10,000 है रिटर्न डाउन वैल्यू, और हमने उसको बेचा ग्रेटर देन रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी इस प्राइस से ज़्यादा, यानी हमारा सेलिंग प्राइस 12,000 मान के चलते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। तो कहता है इससे क्या होगा? लीव ऑनर इक्विटी अनअफेक्टेड, बिल्कुल गलत है जी। जब हमें 2,000 का प्रॉफिट होगा तो अगर आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी है तो हमारी कैपिटल में वो 2,000 रुपया ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाता है और लॉस माइनस हो जाता है। तो ओनर्स की इक्विटी या कैपिटल जो है अनअफेक्टेड नहीं रहती, उसमें चेंज आ जाएगी, 2,000 पहले से इंक्रीज हो जाएगी। बी इंक्रीज ओनर्स इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ लेस वैल्यू, भाई लेस वैल्यू नहीं, इंक्रीज वैल्यू, जितनी वैल्यू से जो रिटर्न डाउन वैल्यू से जितनी वैल्यू ज़्यादा में वो बिका है, जैसे 2,000 हमें ज़्यादा वैल्यू मिली, ये लेस वैल्यू नहीं, ये ज़्यादा वैल्यू, मोर वैल्यू है। सो ये भी गलत है। इंक्रीज ओनर इक्विटी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, यस, ओनर की इक्विटी इंक्रीज करेगा कितना? जितना सेल के ऊपर प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ था? 2,000, तो वो 2,000 हमें यहाँ दिखाना है। डिक्रीज ओनर इक्विटी गलत है, ओनर की इक्विटी तब डिक्रीज होगी जब हम उसको लॉस पे बेचेंगे। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे, रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज। देखिए दोस्तों, रियलाइजेशन कंसेप्ट आपने पढ़ा था अकाउंटिंग कंसेप्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि हम अपने रेवेन्यू को एज ए रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे या कब रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों सिंपल सा मैंने आपको पहले भी बताया था, हम अपने रेवेन्यू को रेवेन्यू तब रिकग्नाइज करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे जब हम अपनी गुड्स की डिलीवरी या अपनी जो भी सर्विस हमें देनी है वो हम दे चुके होंगे। तो यहाँ पर लिखा है रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, नहीं। ऑर्डर अगर आपको मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब आप गुड्स की डिलीवरी दोगे वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। तो सिंपल याद रखना है, रिलेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आप अपनी इनकम को इनकम तब रिकॉर्ड करोगे जब आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस थी वो आप ख़त्म कर दोगे, आप वो सर्विस प्रोवाइड कर दोगे या आप गुड्स की डिलीवरी दे दोगे। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 485, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। इसमें से कौन सा है जो कैश बुक में रिकॉर्डिंग के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है? ऑप्शंस आर कैश मेमो। दोस्तों कैश मेमो किस लिए होता है? जब हम कोई चीज़ कैश में बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो उसके लिए कैश मेमो होता है। तो कोई भी चीज़ अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुई है तो वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। तो हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो ये तो है इनवर्ड इनवाइस, इसको मैं बाद में बात करता हूँ। कैश रिसिप्ट, अब कैश में रिसिप्ट है तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। बैंक रिसिप्ट है तो ये भी रिकॉर्ड होगी कैश बुक में और बैंक कॉलम में। इनवर्ड इनवाइस तब इशू किया जाता है दोस्तों जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं। तो अगर हमने क्रेडिट में सेल की तो कैश बुक में तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करते। सो इसमें से कौन सा है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता? दैट इज़ इनवर्ड इनवाइस, क्योंकि इनवर्ड इनवाइस जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर हमने किसी कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी दी तो वो कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी या फिक्स लाइबिलिटी? इट इज़ ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम किसी की गारंटी देते हैं किसी कस्टमर की और कस्टमर जिसके लिए हमने गारंटी दी वो अपनी जो प्रॉमिस है वो फुलफ़िल नहीं करता या टाइमली पेमेंट नहीं करता, तब वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। सी इज़ द राइट आंसर। ABC, क्वेश्चन नंबर 487, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन रिटायरमेंट ऑफ B, गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000। अब B रिटायर हो गया और गुडविल जो है उसकी वैल्यू 30,000 है। ये फर्म की यानी ABC तीनों की गुडविल है। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ A एंड C टू कंपनसेट B। बताओ A और C कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे B को कंपनसेट करने के लिए। सिंपली पहले आप ये देखो कि फर्म की गुडविल जो है, फर्म्स गुडविल वो 30,000 है। सबसे पहली बात ये कि जो पार्टनर रिटायर होगा तो हमें उसको गुडविल देनी पड़ेगी। कौन रिटायर हो रहा है? B। तो B का गुडविल का शेयर कितना हो जाएगा? B शेयर ऑफ गुडविल। आप देखो फर्म की गुडविल 30,000 है, B का शेयर यहाँ से देख लो 2/5, यानी B का शेयर है 12,000 रुपये। अब ये 12,000 कौन देगा? इसको A और C देंगे। और किस रेशो में देंगे? जिस रेशो में वो गेन करेंगे। और अगर गेनिंग रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो रहेगी। तो अभी हम इसको हटा देते हैं तो गेनिंग रेशो क्या रही? 2:1। इसका मतलब A कितना पे करेगा? 12,000 में A कितना पे करेगा? 2/3, यानी A पे करेगा 8,000, तो C कितना पे करेगा? C पे करेगा 4,000। सो आंसर रहेगा हमारा B। चलिए जी, नेक्स्ट इज व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट अनकलेक्टेड चेक्स आर। देखिए दोस्तों, अनकलेक्टेड चेक वो होते हैं जो कस्टमर ने आपको दिए लेकिन अभी तक आपके बैंक अकाउंट में आए नहीं। मान लो ये आपका कैश बुक का बैलेंस है और ये आपका पासबुक का है, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी बैलेंस 20,000 था, यहाँ पे भी 20,000 था, ठीक है। अब किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया मान लो 5,000 का, तो आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उस चेक को कहाँ भेजा? बैंक में। लेकिन बैंक में वो क्या हुआ? अनकलेक्टेड रहा, यानी वो बैंक में वो पैसा आया नहीं। तो मेरा बैंक बैलेंस तो सेम पहले वाला अमाउंट ही दिखाएगा। कैश बुक में कितना है? 25, बैंक में कितना है? 20। तो जब आपका बैलेंस जो है कैश बुक है तो आपको कैश बुक को किसके साथ टैली करना होता है? पासबुक के साथ। तो टैली करने के लिए इस अमाउंट के साथ टैली करने के लिए मुझे 5,000 फिर से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सो आंसर रहेगा सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपको याद रखना है कि जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया तो उसको आपको पासबुक के साथ टैली करना है। मतलब जो बैलेंस पासबुक का है आपको वही दिखाना है। उसके लिए चाहे आपको प्लस करना पड़े चाहे माइनस, कहाँ पे? कैश बुक के बैलेंस में। तो यहाँ मुझे दिखा कि पासबुक का बैलेंस 20 है लेकिन यहाँ 25, तो मैं वापस से 5,000 इसमें से माइनस कर दूँगा ताकि मेरे दोनों बैलेंस जो हो जाएँ बराबर। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। A debit note for 2,000 issued to Mr. F for good returned by us is to be accounted for। हमने मिस्टर F को गुड्स रिटर्न की और एक डेबिट नोट उसको भेज दिया। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, बिल रिसीवेबल बुक, जस्ट ए सेकेंड, बिल रिसीवेबल बुक, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, ये सब्सिडीज़ बुक हैं। तो जो ट्रांजैक्शन हमने सब्सिडीज़ बुक में रिकॉर्ड कर दी वो तो ठीक, लेकिन उसके बाद जो बची हुई ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पे डेबिट नोट है हम इशू कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। सो सी इज़ द राइट आंसर। जनरल प्रॉपर किसके लिए यूज़ की जाती है? वो ट्रांजैक्शंस
जो हम सब्सिडीज़ बुक में रिकॉर्ड करने के बाद बच जाती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड। क्या डेटा है भाई, समझ लेते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014, हमने एक मशीन खरीदी 10 लाख की 1 अप्रैल 2014 को। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख के पे कर दिए। तो मैंने कहा था जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे उस पर कोई भी खर्च आएगा उसकी कॉस्ट में हमने ऐड कर देना है। तो 11 लाख हो गई। इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 12 लाख है। आगे कहा है वाइल फाइनलाइजिंग द एनुअल अकाउंट्स, जब हमने अपने एनुअल अकाउंट्स फाइनलाइज किए, इफ़ द कंपनी वैल्यू द मशीन एट 12 लाख, अगर कंपनी उस मशीन की वैल्यू 12 लाख रखती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ वायलेटेड बाय द अल्फा लिमिटेड, तो कौन सा जो कंसेप्ट है अल्फा लिमिटेड वायलेट कर रही है। दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। आपको याद होगा कॉस्ट कंसेप्ट में क्या था कि जो प्राइस आपने पे कर दिया, जैसे 11 लाख, जो प्राइस आपने पे कर दिया किसी एसेट को ख़रीदने के लिए, फर्दर अकाउंटिंग उसी पे करनी है, मतलब डेप्रिसिएशन लगानी है तो उसी वैल्यू पे लगानी है, उसी वैल्यू पे जो प्राइस को आपने रिकॉर्ड भी करना है। लेकिन इसने क्या किया, 11 लाख पे रिकॉर्ड नहीं किया, इसने किया उसकी मार्केट वैल्यू जो कि 12 लाख थी उस पर रिकॉर्ड। तो किस कंसेप्ट को वायलेट कर दिया, कॉस्ट कंसेप्ट को। सो ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ हम कल के सेशन में करेंगे और होपफुली जल्दी ही ये ख़त्म भी हो जाएगा। बट आपका एग्ज़ाम का तो पता नहीं है कब हो, तो एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो फिर रेगुलर वीडियोज़ भी बनाना शुरू करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।